वेलकम टू जूरिस क्रैक। इंडियन एविडेंस एक्ट के इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टर। कब कैरेक्टर का रिलेवेंट होता है सिविल केसेस में, कब कैरेक्टर रिलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, या कैरेक्टर रिलेवेंट ही नहीं होता है, या कैरेक्टर क्या होता है। इसको आज के इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे इस क्लास में। सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले सेक्शन कैरेक्टर को हम समझते हैं। सेक्शन 52 से 55 में हमें पूरे सेक्शंस में काम आएगा। कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्यूलियर क्वालिटीज इम्प्रेस्ड बाय नेचर और बाय हैबिट ऑफ पर्सन व्हिच डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम द अदर। कैरेक्टर इज द एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन बाय हिज कम्युनिटी। अब आप देखो, एक कैरेक्टर किसी का, मेरा कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से डिफर हो सकता है, आपका कैरेक्टर आपके भाई के कैरेक्टर से डिफर हो सकता है, इसी तरह से आपका कैरेक्टर आपके फादर के कैरेक्टर से भी डिफर हो सकता है। और ये कैरेक्टर को डिफाइन कौन करता है? ये कैरेक्टर को डिफाइन करता है कम्युनिटी या सोसाइटी एज होल। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति है जो हर बार किसी दुकान में जब भी जाता है अपने लोकेलिटी में, अब वो उसे थोड़ा बहुत भी ग्रोसरी खरीदना होगा, थोड़ा भी किराना का सामान खरीदना होगा, तब भी वहां पे वो 20 रुपए ड्यूज लगा के आएगा। जब भी वो शॉप में जाएगा, बार बार शॉप के यहाँ, वहां भी वो 10-20 रुपए ड्यूज लगा देगा। इस तरह से सोसाइटी सोचने लगा कि एक रिपुटेशन बन गया, उसका एक कैरेक्टर बन गया कि ये बंदा कभी पूरा पैसा नहीं देगा। अब अगर कोई ऐसा पर्सन बार बार ड्यूज लेता है और उसे अपने लेता बार बार है, लेकिन क्रेडिट को वो चुका देता है ऑन टाइम, का एक रिपुटेशन सोसाइटी बताएगा कि हाँ, ये लेता तो जरूर है लेकिन दे देता है। तो आप समझो, हर एक व्यक्ति का ये एक पिक्यूलियर क्वालिटी है जिसे सोसाइटी एस्टिमेट करती है, अपने हिसाब से कम्युनिटी एस्टिमेट करती है, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट उसे एस्टिमेट किया जाता है। द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड बोथ रिपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। रिपुटेशन और डिस्पोजिशन को मिला ही के कैरेक्टर बनता है। कैरेक्टर लाइज इन द मैन, इट इज द मार्क ऑफ व्हाट ही इज। ये मैक्सिम था। तो रिपुटेशन और डिस्पोजिशन क्या होता है, इसे यहाँ पे समझते हैं। रिपुटेशन मीन्स टू बी गुड नेम। आपका अगर रिपुटेशन हाई है, दैट मीन्स कि आपका समाज आपको वैल्यू दे रहा है, इस सेंस में कि आप एज ए सामाजिक जो स्टैंडर्ड है उसमें आप सही हैं, या आप उसे पूरा कर पा रहे हैं। किसी से अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आप उस लेन देन में सही आचरण या मतलब कह लीजिए कि आप लेन देन को पूरा सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो आपका एक समाज में, एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपका रिपुटेशन क्या होगा? हाई होगा। द क्रेडिट, ऑनर और कैरेक्टर विच इज इन डिराइव फ्रॉम अ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन, मतलब फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन और स्टीम एंड कैरेक्टर बाय रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, समाज आपको, अगर आप बार बार देखा जाएगा 10 साल में जब भी कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी पड़ा, आपने बार बार अपने ब्लड को डोनेट किया, या जब भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ा आप हॉस्पिटल ले गए अपने आसपास के व्यक्तियों को, तो इससे एक सही प्रभाव जाता है। लोग एक फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन आपके बारे में रखते हैं कि ये बंदा का रिपुटेशन हाई है, ने वक्त पे मुझे काम दिया, वक्त पे मुझे ब्लड दिया। Reputation is a common or general estimate of a person with respect to character of other qualities. तो qualities का एक general estimation. Woodruff states that the reputation means that is thought of a person by others and is constituted by public opinion. It is of general credit which a man has obtained in that opinion. अब एक चीज यहाँ पे देखने की बात है कि आप देखो कि जो व्यक्ति समाज में या सोसाइटी में इंटरेस्ट का काम करता है, सूद का जिसे कह लीजिए, लेन देन का, उसके बारे में आप, अगर आप आज की फिल्म में तो नहीं, अगर मदर इंडिया टाइप से आप जाओगे देखोगे तो उसके बारे में एक पब्लिक ओपिनियन क्या हो जाता है कि नहीं, ये बंदा तो बहुत बेकार होगा, इंटरेस्ट का कार्य करता है। हर एक सोसाइटी में ये होता है। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन में हमारा जो भी कैरेक्टर बनेगा, पब्लिक ओपिनियन में जो भी हमारा कैरेक्टर स्टैब्लिश होगा, वही तो रिपुटेशन है। कि मेरे कहने से मेरा रिपुटेशन नहीं बन सकता है, इन द आईज ऑफ द सोसाइटी क्या है, इन द आईज ऑफ द अदर्स क्या है, यही हमारा रिपुटेशन है। और ये डिस्पोजिशन क्या होता है? इज अ जनरल नेचुरल टेंडेंसी एंड इंक्लिनेशन, अ पर्सन टेम्परामेंट, इट इज अ प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ माइंड, इट इज अ एप्टीट्यूड और टेंडेंसी ऑफ कैरेक्टर। अब कभी कभी हम कहते हैं किसी को शॉर्ट टेम्परामेंट,
कुछ भी हो गया उसको, हल्का सा मान लीजिए वो चल रहा है अपने बाइक से, हल्का सा चोट भी अगर पिछले वाली गाड़ी से लग गया उसको, तो वो उठ के उसके गाली देने लगेगा। कई व्यक्ति अपने आप को संभाल के रखते हैं, इनकेस कुछ किसी ने चलती हुई गाड़ी से उस पर कुछ चोट लग गया तो उसे समझाएगा कि नहीं ऐसे ड्राइविंग नहीं करो। ये जो डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड है, उस टेम्परामेंट और कह लीजिए कि प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ माइंड, क्या एप्टीट्यूड या टेंडेंसी, ये आपको वक्त के आपके ये नेचुरल इनहेरेंट्स होते हैं। द वर्ड डिस्पोजिशन यू यूज टू गिव द मीनिंग अ टेंडेंसी टू एक्ट। आपका क्या टेंडेंसी हो सकता है एक्ट में। आपको एक्सीडेंट, किसी ने पीछे हल्का सा गाड़ी में ठोका तो कोई कई व्यक्ति उसे बहुत हाई लेवल पे लेते हैं। आप दिल्ली या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे आप देखिए रोड रेज की एक्टिविटी कितना बढ़ चुकी है। वजह क्या है कि लोग तुरंत में हाई टेम्परेचर जाके ब्लड प्रेशर बढ़ा के अगले को सोचते हैं कि उसके जान को उस छोटी सी एक्सीडेंट से ज्यादा मान लेते हैं। थिंक और फील इन अ पार्टिकुलर वे। Character certificate given by the employer or character certificate given by the heads of the educational institutions are a good example of disposition. Disposition comprehends or springs and motives of action. जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और जिन्होंने कहीं काम किया होगा तो उनके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो एक बेहतर एग्जाम्पल है डिस्पोजिशन में। क्या आपने किस माइंड किस सेट के साथ वहां काम किया है, क्या ऐसा व्यवहार, कैसा आपने उनके साथ आचरण क्या किया गया है, ये सारा कुछ एक बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं उस सर्टिफिकेट से। तो ये सेक्शन 52 पे हम डायरेक्ट आते हैं। क्या इस सेक्शन 52 सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं तो ये कह ये रहा है कि इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्पोर्टेड इररिलेवेंट। मतलब सिविल केसेस में कैरेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत ही बैड कैरेक्टर के, स्टिल आपका केस अगर मजबूत है ऑन द फैक्ट, यू विल द विन द केस। आप कैरेक्टर में बहुत ही हाई कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, स्टिल अगर आपके फैक्ट्स कमजोर होंगे केसेस में, तो यू हैव टू लूज द केस। आपके कैरेक्टर आपको बचा नहीं सकता है। ये सेक्शन 52 का मूल अवधारणा है। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन सिविल केसेस अ फैक्ट पर्टेनिंग टू कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट रिलेवेंट। वो रिलेवेंट नहीं है क्या कैरेक्टर है उस बंदे का। It lays the principle that a character of a party as a piece of evidence can't be used to manifest that conduct attributed to him is probable or improbable। किसी बात के होने या ना होने के लिए उसके कैरेक्टर का एविडेंस आप लीड नहीं कर सकते हैं कि ये इतने गंदे कैरेक्टर का व्यक्ति है ऐसा जज साहब कि ये ही कार्य कर, ऐसा एविडेंस हम लीड नहीं कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड द इररिलेवेंस आर दैट द केस हैज टू बी डिसाइडेड based upon the fact of the cases and not on the character of the parties। क्योंकि केस को जो डिसाइड करना है वो डिसाइड करना हमें फैक्ट ऑफ द केसेस पे, ना कि किसी के कैरेक्टर पे। एविडेंस ऑफ कंडक्ट डजंट जस्ट डिले द प्रोसीडिंग बट आल्सो हैम्पर एंड इम्पेयर्स द माइंड ऑफ द जजेस। अगर एविडेंस में हमने किसी के कैरेक्टर को लेना शुरू कर दिया तो दो कार्य होगा। एक तो एविडेंस ऐसे भी हमारे कोर्ट में एविडेंस लेने का कार्य, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का कार्य, फिर एग्जामिनेशन का कार्य से डिले तो होता ही। अगर हमने कैरेक्टर भी लेने लगे तो इससे डिले तो होना ही होना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हो सकता है कि डाउट, एक स्लाइटेस्ट डाउट भी आने लगे किस पे, जज पे, कि ये इतना गंदा कैरेक्टर इसका हो सकता है कि, तो वो अपना जो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड है पूरी तरह से फैक्ट पे ना बेस करके, हो सकता है कि उसके कैरेक्टर पे बेस कर दिए, जो कि सेक्शन 52 के स्ट्रिक्ट लेटर में नहीं रखा जा सकता है। केस को आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। इन सिविल केसेस प्रीवियस कन्विक्शंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन्स आर रिलेवेंट। अगर उसे पिछले अक्यूज था, उसके बाद उसका कन्विक्शन हुआ, स्टिल वो प्रीवियस कन्विक्शन इस वाले सूट में कोई रिलेवेंट नहीं होगा कि ये व्यक्ति ने जमीन इसलिए कब्जा किया है कि ये 7 साल की सजा रह चुका है, कि इसकी आदत बन चुकी है जमीन कब्जा करने की, ये रिलेवेंट नहीं हो सकता है। आइए, हर चीज की तरह केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शन होते हैं, लॉ में भी एक्सेप्शन कई जगह दिए गए हैं। सेक्शन 52 में भी एक्सेप्शन हैं। तो वो दो एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 5 आता है सेक्शन 52 के आपके एक्सेप्शन के लिए। क्या कहा जाता है इसमें, that provide in civil cases evidence of the good or bad character of the person that is to receive the amount of damages
is relevant, the character of the original plaintiff is relevant. अब सेक्शन 55 कैरेक्टर को कहीं ना कहीं रिलेवेंट लाता है उस केसेस में जहां पे आपको डैमेजेस, अमाउंट ऑफ डैमेज को डिसाइड करना है, क्योंकि एक हाई रेपुटेशन के पर्सन में, एक हाई कैरेक्टर, एक लो कैरेक्टर में एक डिसाइसिव फैक्टर होता है जब अमाउंट को हम कैलकुलेट करें फॉर द डैमेज. When the character of the party is itself a fact in issue, then the evidence pertaining to the character of the party is relevant. अगर केस, अगर प्रोसीडिंग, अगर सूट किसके बारे में है, उसके कैरेक्टर के बारे में है, तो ये तो मजबूरी हो जाएगी दोनों पक्षों के लिए कि अब एविडेंस किस पे लीड किया जाना है, कैरेक्टर पे ही, क्योंकि यही बन चुका फैक्ट इन इशू. तो आप समझ सकते हैं सेक्शन 52 बहुत ही ओपनली कह रहा है कि character is not relevant because the case must be decided on the facts. But there are two exceptions. First is provided in section 55, which says that the good character, bad character become relevant when we calculate, when we receive, when to receive the amount of damages. तो second exception है, वो कह रहा है अगर character ही अगर fact in issue बन जाए, if the character becomes the fact in issue, then evidence pertaining to the character of the party become relevant. ये simple सा exception है. In civil actions, as a general rule, evidence of character of any person concerned a party to is not admissible for the purpose of raising an inference as to his conduct. ये बात हम समझ चुके हैं, किसी भी तरह का एविडेंस को हम नहीं ला सकते हैं उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए कि ये कैरेक्टर की वजह से इसने ये कार्य किया है. In civil cases, the evidence of character is generally inadmissible unless the character is no substance of. ये जो सेकंड एक्सेप्शन था वही चीज को और डिफाइन कर रहा है कि ऐसे तो जनरली वो इनएडमिसिबल है. इन केस अगर वो फैक्ट इन इशू बन गया तब क्या होगा वो सब. There are certain cases in which character is a fact in issue or a relevant fact. अगर कभी कभी क्या ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पे क्या होता है कि कैरेक्टर ही क्या हो जाता है, फैक्ट इन इशू बन जाता है. उसमें से एक एग्जांपल है लाइबल का. आप जानते होंगे सेक्शन आईपीसी में भी 499 से लेके 502 में डिफेमेशन, उसके दो पार्ट, लाइबल एंड सैलेंडर. लाइबल लिखा हुआ, दैट इज अ रिटन एलिगेशन, ऑफेंसिव वर्ड, किसी के बारे में किसी रिपुटेशन को हार्म करने. उसी तरह से सैलेंडर में स्पोकन वर्ड होता है. लाइबल consisted in attributing bad qualities to the plaintiff and the defendant justifies the existence of these qualities. The existence of those quality would be in fact an issue and the evidence of character may be late. लाइबल में किसी ने लाइबल किया है, कैसे लाइबल करेगा, उसके बारे में एलिगेशंस डालेगा. तो ए एज अ डिफेंडेंट उसने कुछ लिखा होगा बी के बारे में, जो कि प्लेंटिफ है. इस केस में ए ने लिखा होगा कि वो पर्सन बहुत ज्यादा दारू पीता है हर रात और उसके बाद हंगामा करता है. मान लीजिए एलिगेशंस दिया. अभी ए कोर्ट में आता है बोलता है सर ये मैं नहीं करता हूं, और इसमें इशू क्या है उसका, दारू पीना. अब दारू पीना एज ए कैरेक्टर पे आप एविडेंस लीड कर सकते हैं क्योंकि इस फैक्टेड इशू में अब कैरेक्टर उसका रिलेवेंट है. द कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल चैस्टिटी हैज बीन रिसीव्ड इन एविडेंस इन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस फॉर मैरिज. अगर ब्रीच फॉर मैरिज, प्रॉमिस फॉर मैरिज का कोई केस है, वहां पे फीमेल चैस्टिटी का एविडेंस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 52 के एक्सेप्शंस में. इन सिविल प्रोसीडिंग, गुड और बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट in a suit filed by the landlord against a tenant for recovery of the premises on the ground of default of payment of rent. If tenant argue that he is a religious person and hence the suit will be dismissed, his character is irrelevant and the court will pass eviction order against him on the ground of default. अब कोई बेचारा ओनर है, उसका ये मकान है और ये है टेनेंट. अभी इसने इसको रेंट देना भी बंद कर दिया. अभी क्या करे, इसने सूट किया इविक्शन, तुम हट जाओ भाई हमारे यहाँ से कम से कम. ये टेनेंट बोलता है भाई मैं तो बहुत कोर्ट में बोलता कि मैं तो बहुत रिलीजियस कैरेक्टर का हूँ सर, जिस वजह से मैं कंपनी भर में रिलीजन का ही कार्य करता हूँ, मेरे से ये कार्य इसलिए सूट को डिसमिस किया जाए, मेरे पास रेंट हो ही नहीं पाता है क्योंकि मैं तो धर्म का कार्य करता हूँ सर. तो क्या कोर्ट इसके इस कैरेक्टर के एविडेंस को लीड किया है, क्या मानेगी कि नहीं है? ओनर तुम छोड़ दो कि धर्म का कार्य नहीं,
वो डिसाइड होगा ऑन द फैक्ट ऑफ द केसेस। तुमने डिफॉल्ट किया, यू हैव टू इविक्ट, सिंपल सा बात है। अब सेक्शन 53 क्या कहता है? इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट। सेक्शन 53 डील कर रहा है क्रिमिनल केसेस को। याद रखिएगा, बार बार एमसीक्यू आता, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इंडियन एविडेंस अप्लाइज ऑन बोथ द सिविल लॉ दैट इज सीपीसी एंड क्रिमिनल लॉ प्रोसीडिंग्स। तो क्रिमिनल लॉ में गुड कैरेक्टर अगर आपका है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। ये आप हमेशा आप सुनते भी होंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग में बोला जाता है सर कि वेरी यंग बॉय, नो हिस्टोरिकल, नो हिस्ट्री, नो क्रिमिनल हिस्ट्री, नो एंटीसीडेंट्स। क्यों बोला जाता है? ये सेक्शन 53 की वजह से बोला जाता है। विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, क्योंकि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। In criminal proceeding, the fact that the person accused is of good character is relevant. In criminal inquiries, the relevancy of character evidence is different from civil cases. Civil cases में अलग ढंग से कैरेक्टर ऑपरेट होता है, क्रिमिनल केसेस में अलग ढंग से ऑपरेट होता है। लेकिन जिस केस में भी क्रिमिनल केसेस में अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाता है तो वो रिलेवेंट होता है। इन डाउटफुल केसेस और केसेस ओनली बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, relevance of good character may be used to tilt the balance in favor of the accused. But in cases there is a positive evidence of guilt of the accused, then the good character cannot outweigh the positive evidence. सिंपल सी बात है, अगर कोई केस है जिसकी कड़ी हम सही ढंग से नहीं जोड़ पा रहे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है लेकिन बीच में कुछ लूप सोल्स हैं। अब यहाँ पे अगर किसी ने कैरेक्टर जिसपे भी एक्यूज्ड है उसके गुड कैरेक्टर को लीड कर दिया, तो कोर्ट के पास कोर्ट का जो माइंड सेटअप है वो कहाँ मूव कर जाता है? इन द फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, क्योंकि वो एक गुड कैरेक्टर का बंदा था। लेकिन कोई आई विटनेस ने देखा है कि पहली बार है, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल या उसकी हिस्ट्री नहीं है क्रिमिनल हिस्ट्री, लेकिन कोई ना कोई तो फर्स्ट टाइम क्राइम करता ही होगा और उसे ऑकुलर एविडेंस, हाई एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास, तो 100% वो क्या होगा? उसके कन्विक्शन होगा। The rationale behind this section is the presumption that operate against the commission of the offense by the accused. अब इस सेक्शन जो 53 कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और रेशनल क्या है? ये कहा जाता है कि that operate against the commission of the offense by the accused, कि हम ये मानते हैं कि जब तक वो प्रूफ नहीं कर दिया जाए तब तक वो इनोसेंट है, तो ये प्रिजम्पशन ही उसे बचाता है। द डिफेंस कैन यूज दिस सेक्शन टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ द प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड टू शो दैट द एक्यूज्ड इज अ पर्सन ऑफ सच ऑनेस्ट एंड अपराइट कोर्स ऑफ कंडक्ट दैट अ डिपार्चर फ्रॉम सच अ नेचर इज हाईली इम्प्रॉबेबल। अब अगर कोई छात्र है, जीवन में कभी उसने कोई तरह का चोरी चमारी नहीं किया है, किसी प्रकार की उसकी हिस्टोरी नहीं रही है, किसी तरह का उसके पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, तब अगर कोई इस तरह का बंदा जेल चला जाता है और कोर्ट उसके बिहाफ में मजिस्ट्रेट मतलब वकील या एडवोकेट उसके बिहाफ में जब आर्ग्यू करता है तो ये बात बोलता है कि सर हमारा क्लाइंट जो है वो एक ऐसा बंदा है जिसने एक भी हिस्ट्री नहीं है इसकी किसी भी तरह का क्रिमिनल, तो ये क्या हो सकता है? फेवर में जा सकता है और ये बता सकता है कि सर इस कार्य को करने के लिए कभी कर ही नहीं सकता है, इम्प्रॉबेबल है। This, however, is subject to the right of the prosecution to call evidence in the rebuttal. अभी एविडेंस इस पे ऐसा नहीं है कि कंक्लूसिव है कि अब एविडेंस लीड नहीं किया जा सकता है। अब डिफेंस के मास मौका होगा, वो एविडेंस लाए, वो डायरेक्ट टेस्टिमोनी लाए या कुछ ऐसा लाए, ये प्रूफ करे कि ये जो बंदा है इसी ने वो कार्य किया है। The Supreme Court in the case of Sardar Sardul Singh Kaveshwar was a state of Maharashtra, unlike England, held that the evidence of both general reputation, जो हमने देखा कि कैसे जनरल रेपुटेशन और डिस्पोजिशन अलग है, जनरल आर द रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। अभी सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1954 का केस है that in a criminal proceeding a character of a man is often a matter of importance in explaining his conduct and judging his innocence or criminality। अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 1954 में कि किसी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि उससे उसकी कंडक्ट की एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके इनोसेंस और क्रिमिनलिटी तक को डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 54 ऑफ एविडेंस एक्ट एक डिफेंसिव है, एक एक्यूज के फेवर वाली प्रोविजन है। क्या है?
previous bad character or not relevant except in reply. Bar on the proof of previous bad character in criminal proceeding. The general evidence of good character of accused is always relevant. ये हमने देख लिया कि अगर कोई accused है तो उसके good character का evidence हम आराम से कोर्ट में लीड कर सकते हैं. This is not so with regard to the general evidence of bad character. लेकिन बैड कैरेक्टर को रिलेवेंट करने के लिए इतना आसान प्रोविजन नहीं दिया गया है. क्या है देखिए, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड. ये हमने पिछले कैरेक्टर में देखा, पिछले सेक्शन में देखा. द रीजन इज दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट विद द नेसेसरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज. यहाँ पे एविडेंस में बैड कैरेक्टर क्यों नहीं रिलेवेंट होता है? इस वजह से कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का क्या काम है? प्रोसिक्यूशन का काम है आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस आपको इस तरह से गिल्ट को साबित करना है कि ये पता चले कि गिल्ट जो है वो जिस पॉइंट पे स्टैब्लिश किया जा रहा है वो उसी बंदे ने एक्स नहीं किया होगा, कोई और हाइपोथेसिस कहीं और नहीं जा रहा है. तो जब एक्यूज बियॉन्ड द अभी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ये बात कहाँ प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है और इसके लिए उसे चाहिए नेसेसरी एविडेंसेस कि ये सर ये इसने था, ये था, पूरे स्टोर. अब इस केसेस में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज के कैरेक्टर को रिलेवेंट कर देंगे तो जज के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो बायसनेस आएगा. कैसे दिखते हैं? बट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ बैड कैरेक्टर of the accused in order to establish its case. अब प्रोसिक्यूशन का काम तो बहुत इजी हो जाएगा. आप बस बैठ सर इसने 3 बार मर्डर किया था, चौथा मर्डर इसने किया, सर इसने 3 बार आज तक इसने रॉबरी की है तो चौथी बार भी यही किया होगा. इससे तो प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाएगा. प्रोसिक्यूशन का काम क्या रहेगा? कैरेक्टर को वापस एक्सप्लेन करना नहीं. इस वजह से प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होता है हर एक क्रिमिनल केस को उसके अपने फैक्ट्स पे. ठीक है. इट मेक्स द कोर्ट बाइस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. अगर उसे लीड करने दिया जाएगा बैड एविडेंस तो क्या होगा? कोर्ट का जो माइंड है एक स्लाइटेस्ट डाउट भी तो आ सकता है कि हो सकता है कि इसका बैड इंसिडेंट इतना ज्यादा है कि इसने भी यही किया होगा. लेकिन हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है बहुत ही मॉडर्न है और मॉडर्न लोगों के लिए है. यहाँ पे एक छोटे से दाग को भी मतलब स्लाइटेस्ट डाउट भी अगर है पर जुडिस उसके माइंड में बन सकता है तो कभी भी क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को जैसे लीड किया बैड कैरेक्टर कोर्ट के माइंड में स्लाइटेस्ट डाउट भी अगर बन जाता है तो उससे कोर्ट की जो रूल है, जो प्रोसीजर है वो इफेक्ट कर जाती है. बायसनेस नहीं होना चाहिए. हम किसी के प्रति बायस नहीं होंगे, हम एक्यूज के प्रति बायस नहीं होंगे, हम विक्टिम के प्रति भी बायस नहीं होंगे. जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होगा, ये होना चाहिए. इन एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज इज परमिटेड टू बी प्रूव्ड, द कोर्ट में कम टू द कंक्लूजन दैट ही हैज कमिटेड टू द ऑफेंस इन क्वेश्चन. ये मीडिया तो नहीं है. आप देखते हो जैसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट करती है अंडर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, पुलिस भले उसे आरोपी बता रही हो लेकिन मीडिया उसे अपराधी घोषित कर देता है. तो क्या ये तर्क संगत है? क्या ये रीजनेबल है कि जो मीडिया है वो अपने से डिसाइड करे किसी को कि वो अपराधी है क्या आरोपी है? उन्हें ये बेसिक फर्क नहीं पता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड एंड वन हु इज कन्विक्टेड? कोर्ट का एक लंबा प्रोसीजर होता है. एक मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक हाई कोर्ट के जज को एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद किसी एक को क्या करना पड़ता है? किसी एक एक्यूज्ड को कन्विक्ट करना पड़ता है. लेकिन ये सब काम आज के मीडिया नहीं करती है. तो या ना कोर्ट को मीडिया बनना है, इसलिए स्लाइटेस्ट डाउट भी हो अगर उसके माइंड में इस चीज से पैदा हो रहा है, इसके बैड कैरेक्टर से, उसे लीड नहीं करने दिया जाएगा सेक्शन 54 में. Therefore, this would prejudice the fair trial to which the accused is entitled. However, there are two exceptions to the rule of irrelevance of bad character in criminal cases. जिस प्रकार से सेक्शन 52 में दो एक्सेप्शंस थे, उसी प्रकार से सेक्शन 54 में भी दो क्या है? एक्सेप्शंस हैं. The first exception, the previous bad character is relevant in reply if the evidence has been given that he has a good character. अभी क्या है कि प्रोसिक्यूशन में एक केस चल रही है वर्सेस स्टेट ऑफ XYZ. अभी XYZ मतलब स्टेट ऑफ गुजरात. अभी ये जो है ना बंदा बार बार बोल रहा है कि सर मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का हूं, मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता है.
अभी अब प्रोसिक्यूशन का ये ड्यूटी हो जाता है, अगर वो उस कैरेक्टर अगर नहीं है तो कोर्ट को वो मिसलीड कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, उस जो बात वो बोल रहा है कि मैं एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूं, अगर कोई प्रीवियस बैड कैरेक्टर होगा तो उसे पेश वो कर सकती है, क्योंकि अगला बंदा क्या कर रहा है, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। द सेकंड एक्सेप्शन, द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर में बी प्रूव्ड इन केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर, सिंपल से बात है, जहां बैड कैरेक्टर ही इशू में आ जाए लाइबल सैलेंडर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आप एविडेंस लीड कर सकते हैं। The first exception, the previous bad character is relevant in reply if the evidence has been given that he has good character। एक डकैती का केस चल रहा है, डकैत के जो आरोपी व्यक्ति है बार बार ये कह रहा है कि सर मैं इतना गुड कैरेक्टर का हूं, मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता है। तो या तो प्रोसिक्यूशन सर्च करे, देखे अरे ये तो बंदा बहुत ही बैड कैरेक्टर है, तो कोर्ट को वो मिसलीड तो होने नहीं देगा, तो इसलिए ये सेक्शन यहाँ पे रिलैक्स करता है कि एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। इन इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ इन एक्यूज स्टार्ट विद प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हर एक व्यक्ति अगर जब गिरफ्तार होता है तो वो अपराधी नहीं होता है, याद रखिएगा, वो एक आरोपी होता है। His bad character is not relevant unless he gives evidence of good character, in which case by way of rebuttal evidence of bad character may be adduced। अभी खुद भी अगर वो गुड कैरेक्टर बोलेगा तो हमें तो देखना पड़ेगा ना कि वो गुड कैरेक्टर है कि नहीं है। Prosecutions get the right to prove the bad character of the accused in some cases of in the cases of defamation, malicious prosecution. The question of reputation is to be considered. In such cases the bad character of the party may be adduced evidence। अब कुछ केसेस जैसे कि मैंने बोला ही था, जैसे डिफेमेशन हो गए, malicious prosecution हो गए, इन केसेस में क्या बन जाता है, ये प्रीवियस बैड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। The second exception, evidence of the bad character can be proved in cases in which the bad character is an issue. In cases of binding over proceeding for keeping good behavior under section 110 of CRPC, and in the proceeding for the offense of the dacoity under section 400 and 401 of the CIPC, the bad character of the person involved will be a fact and issue. Under section 110 of CRPC, a person is to be bound down that he is by habit a robber, a housebreaker, or is so desperable and dangerous to render his being a large hazardous is the inquiry under. Section 110 of CRPC, the very character of the accused in the question, and so the evidence to that effect is admissible. The evidence that the accused had committed similar criminal acts previously is admissible upon the issue to decide whether the act was intentional or accidental. If the evidence of bad character is introduced in order to establish a relevant fact which cannot be proved separately, the evidence of bad character is admissible। तो अगर किसी चीज से, एक एक्सेप्शन तो हमने ये देखा, दो एक्सेप्शन हमने देखा, तीसरा एक्सेप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो इसके साथ इस तरह से मिक्स होके आएगा, तो हमें तो उसको रिलेवेंट को देना ही पड़ेगा। कोई डकैती का केस है सेक्शन 10 में, जहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, ये सब केसेस में आपके कैरेक्टर बिकम रिलेवेंट। सेक्शन 53A of Indian Evidence Act, evidence of character or previous sexual experience is not relevant in certain cases। In a prosecution for an offense under section 354 A, B, C, D, 376 A, B, C, D और E of IPC or for the attempt to commit any such, या तो वो सेक्सुअल रिलेटेड जो ऑफेंस है उसको करने में, या उसने कमिट किया हो या अटेम्प्ट किया हो, where the question of consent is an issue, evidence of the character of the victim of such person previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent। अभी कंसेंट उसने दिया कि नहीं दिया ड्यूरिंग दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप विच इज इन डिस्प्यूट, अभी किस क्वालिटी का कंसेंट था या दिया या नहीं दिया गया, इसको शो करने के लिए प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों का प्लेंटिव मतलब कि डिफेंस प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता है कि इसका प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप था, इसने इस बार भी कंसेंट दिया होगा, ऐसा प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इस बात को स्टैब्लिश आपको अलग से करना होगा। आपको कहीं भी सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी प्रीवियस बंदे के साथ
आप उसको दिखा के नहीं कह सकते हैं कि उसका रिपुटेशन ऐसा ही है कि वो हर बार कंसेंट दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इस 53A में स्पेशली रूल आउट कर दिया गया आफ्टर द JS वर्मा कमिटी। तो सेक्शन 53A was inserted into the act by the Criminal Law Amendment Act 2013, which was based on the recommendation of Justice JS Verma Committee. Questions आते रहते एग्जाम्स में, याद रखिएगा। In the aftermath of the Nirbhaya gang rape incident, ये जो कमेटी बैठी थी किस लिए बनी थी? निर्भया गैंगरेप जो एक ब्रिचुअल रेप हुआ उसके बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी जो क्रिमिनल लॉ में जल्दी से जल्दी न्याय दे पाए। किसके लिए, किसको दे पाए? महिलाओं को जो शिकार हो रही सेक्सुअल वायलेंस का। This section made evidence of character of previous sexual experience not relevant in certain cases which have been listed in the act and refer to the offenses in IPC। ये आप समझ गए हैं। सेक्शन 53A का प्राइम एम ये था, is to prevent character assassination of the victims in the court in a particular case. In this particular case, the defense tried to portray the character of the victim in a bad light to tilt the case in the favor of the accused person। जब इस केस की बात, मतलब निर्भया गैंगरेप केस में भी ये कोशिश किया गया डिफेंस के द्वारा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का क्या किया जाए, कैरेक्टर एसिनेट कर दिया जाए, उसके कैरेक्टर पे धब्बा लगाया जाए और किसी तरह से भी तराजू को किस ओर झुकाया जाए, इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड। This is no longer permissible as the character of the previous sexual experience of the victim is not relevant in the offense prescribed by this section। अब ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे सेक्शन 53A ने रूल आउट कर दिया, बार लगा दिया। By virtue of this section, the defense has been debarred from leading any evidence or asking such questions in cross-examination as may be suggestive of the victim's past sexual experience with any other person। अब इस सेक्शन के चलते आप उससे क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। रेप के केसेस में आप उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन कैसे कि अब तुम्हारा उस बंदे के साथ क्या रिलेशन था, प्रीवियस रिलेशन तुमने कितने बंदों के साथ रखा, ये उस बंदे ने क्या हुआ, इस तरह के क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल आप नहीं पूछ सकते आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 53A। This is a progressive provision and is aimed at victim protection in the case of offense as mentioned under section A of section 55। सिंपल से एक्सेप्शन है जो कहता है इन केसेस ऑफ सिविल नेचर, जिसे 52 में क्या बैन लगा दिया था पूरी तरह से कि रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इज नॉट, देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन द एविडेंस एक्ट, इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट ऑफ द केसेस। तो सेक्शन 55 एक एक्सेप्शन आता है, बोलता है कि इन द केसेस ऑफ सिविल नेचर द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु इज आउट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ डैमेज इज रिलेवेंट। अगर डैमेज अमाउंट ऑफ डैमेज की बात आ जाएगी तब कैरेक्टर की भी बात आएगी। This section is an exception to section 52 of Indian Evidence Act। The evidence pertaining to the good or bad character of the accused is irrelevant, whereas evidence of the good or bad character of the evidence victim is relevant। It should be noted that it is only in civil cases that a question of amount of damage to be awarded to plaintiff is concerned, his character become relevant। ये सिंपल हम लोग समझ चुके थे। इसके साथ ही हमारा सेक्शन 55 तक कंप्लीट हुआ, मतलब पार्ट 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट 1 से आते हैं। और कुछ भी अगर आपको जानना होगा, समझना होगा, तो आप जूरिस क्रैक के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, juriscrack.com पे, जहां पे बेयर एक्ट, MCQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन और बहुत कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू।